स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पे। मैं हूँ आपकी एंकर के खजानिया सुना। ये देखते हैं आज की बड़ी खबर। सुहेलदेव भाटिया समाज पार्टी एसपी के अल्पसंख्यक शाखा ने एक समीक्षा बैठक और एक पुरस्कार समारोह आयोजित किया। भाजपा नेता अरुण राजभर ने कहा कि पार्टी के 18 विंग हैं, जिसमें अनिल राजभर समीक्षा बैठकों की देखरेख कर रहे हैं। 2002 से पार्टी की वैचारिक दिशा का पालन करते हुए इसके विघटन के बाद पुनर्जीवित अल्पसंख्यक विंग राज्य अध्यक्ष खुर्शीद आलम के नेतृत्व में सदस्यता को मजबूत करने और अपने सदस्यों के काम की समीक्षा करने के लिए काम कर रहे हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में लगभग 18 प्रकोष्ठ हैं और हर प्रकोष्ठों के संगठन की समीक्षा बैठक लेने की जिम्मेदारी डॉक्टर अरविंद राजभर के पास है, क्योंकि संगठन का काम हमारे द्वारा उसका स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, उसके सारे नियम कानून बनाए जाते हैं। तो उसी कड़ी में हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष खुर्शीद आलम जी के नेतृत्व में आज अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की बैठक है और आज उत्तर प्रदेश के वो महत्वपूर्ण पदाधिकारी उपस्थित हो रहे हैं, जिनके जिम्मे जब अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के संगठन को भंग करने के बाद जब बहाल किया गया तो उसके बाद से कुछ जिम्मेदारियां दी गई थी, सदस्यता अभियान का, संगठन विस्तार का और कार्यकर्ताओं के कार्य की समीक्षा का। तो आज कार्यकर्ताओं के कार्यों की समीक्षा के लिए आज इस बैठक को आहूत की गई है और इस बैठक में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की विचारधारा, जो लगातार 2002 से ही सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपने विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है और भारतीय संविधान के मानक के अनुसार समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय के साथ साथ जो हर भारतीय नागरिक का फंडामेंटल राइट है, मूलभूत अधिकार है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। और ख़ास करके जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, इनके बीच की जो विसंगतियां हैं, जो सरकारी सुख सुविधाएं उनको प्राप्त नहीं हो पा रही हैं, आज इन सारी चीज़ों से भी हम अपने कार्यकर्ताओं को अवगत कराएंगे कि जब आप अल्पसंख्यक समुदाय के मध्य जाएं, उनके बीच में जाएं, तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की विचारधारा को भी उनको अवगत कराएं। जो माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी के विभाग, पंचायती राज विभाग, अल्पसंख्यक विभाग के माध्यम से जो भी योजनाएं अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की रक्षा के लिए, उनके कल्याण के लिए चलाई जा रही हैं, उनको भी जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है। और इसके साथ साथ आने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने निर्णय लिया है कि लगभग 22% हम टिकट अल्पसंख्यक समुदाय को देंगे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में, और उनको भी जिला पंचायत लड़ा करके, ग्राम प्रधानी लड़ा करके उनको भी राजनीतिक स्तर पर और मजबूत करने का व्यवस्था बनाया जाए। सर, आप एनडीए दल के सहयोगी दल हैं और लगातार देखा जा रहा है मुस्लिम समाज आपसे काफ़ी जुड़ रहा है, तो मिल्कीपुर विधानसभा में उपचुनाव होना है, क्या लग रहा है मुस्लिम समाज आपसे जुड़कर इस बार भाजपा को वोट देगा? देखिए, मुस्लिम समुदाय सिर्फ मिल्कीपुर ही नहीं, अभी विगत लोकसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा के चुनाव में भी चढ़ बढ़ करके लोगों ने हिस्सा लिया, क्योंकि केंद्र की योजनाएं हैं, जो केंद्र की व्यवस्थाएं हैं, उस केंद्र की व्यवस्थाओं का लाभ मुस्लिम समुदाय भी उतना ले रहा है जितना हिंदू समुदाय ले रहा है। तो कहीं न कहीं हमारी भारत सरकार, एनडीए सरकार ने सबको एक रास्ते पर लेकर चलने का निरंतर प्रयास किया है। अगर उसने योजनाएं बनाई है व्यक्ति विशेष या समूह के लिए, तो उस समूह में हर वर्ग, हर धर्म, हर जाति के लोग हैं, सबके लिए व्यवस्था बनाई है। इसलिए मेरा मानना यह है कि 2024 लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से मुस्लिम समुदाय की महिलाएं, पुरुष, युवा मिल करके इस देश को एकजुट रखने का निरंतर प्रयास करते हैं और एकजुटता के लिए लोकतंत्र को स्थापित करते हैं, लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए संविधान के द्वारा दिए गए अधिकार, एक वोट के मताधिकार का प्रयोग करके कहीं न कहीं इस देश को सजाने संवारने का निरंतर प्रयास किया है। शायद उसी की देन है कि आज हम सब लोग यहाँ पर बैठ करके संगठनात्मक चर्चा कर रहे हैं। सर, एक आखिरी सवाल, प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है, जिसको लेकर अखिलेश यादव ने कहा जो आंकड़े जारी किए जा रहे हैं वो सब फर्जी हैं। अखिलेश यादव के बयान पर हम क्या कहें? अखिलेश यादव जी कब क्या बोल देते हैं, उनको यह बात समझ में आनी चाहिए। अभी अखिलेश यादव जी ने कहा कि कुंभ में, मतलब गंगा नदी में समस्त देश के पापी जाकर के नहा रहे हैं। तो अभी 3 दिन पहले उन्होंने ही एक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया था गंगा नदी में स्नान करने का। हम पूछना चाहते हैं कि आप कौन सा पाप धुलने गए थे वहाँ पर? आप अगर सबको कह रहे हैं कि जितने पापी हैं इस देश के वो महाकुंभ में डुबकी लगा रहे हैं, गंगा नदी में डुबकी लगा रहे हैं, तो आपने क्या पाप किया था? वो नहीं बताएंगे, मैं बताता हूँ उन्होंने क्या पाप किया था। जब उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार समाजवादी पार्टी की थी, तो उनका सबसे बड़ा पाप यह था कि मुसलमानों का वोट लिया लेकिन मुसलमानों का हक हिस्साधिकार नहीं दिया।
उनका सबसे बड़ा पाप यही था कि जब संवैधानिक अधिकार देने थे मुसलमान भाइयों को तो उन्होंने अधिकार नहीं दिया। जिस मुस्लिम समुदाय का वोट लेकर के 4-4 बार सत्ता सरकार में आए, अगर देखा जाए तो नौकरियों में जिनकी सहभागिता आज़ादी के पहले 32% थी, आज़ादी के समय 32% थी, समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही वह नौकरी आकर के 1% पर रुक गई है। तो कहीं ना कहीं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी इस बात को कहते हुए पाई जाती है। निरंतर हम प्रयास करते हैं कि समाजवादी पार्टी ने जो पाप किया है उसी पाप को धोने के लिए गंगा नदी में डुबकी लगा रहे हैं, क्योंकि समाजवादी सरकार बनाने में जितना अहम रोल मुस्लिम समुदाय का था उतना उनको हिस्साधिकार नहीं मिला। देखा जाए, अगर आंकड़े देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अगर मुकदमे लिखे गए समाजवादी सरकार में तो मुसलमान भाइयों के ऊपर, सबसे ज़्यादा घर गिराया गया समाजवादी सरकार में तो मुसलमान भाइयों का गिराया गया, सबसे ज़्यादा नौकरी अगर छीनी गई किसकी तो मुसलमान भाइयों की छीनी गई। यही सब पाप किए हुए माननीय अखिलेश। मलिहाबाद के ईसापुर में मां बेटी की हत्या के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने मुख्य आरोपी के पास से हत्या में प्रयुक्त छरी और चाकू भी बरामद किया। थाना मलिहाबाद के इंस्पेक्टर मलिहाबाद को सूचना मिली थी। वहाँ के ग्राम प्रधान, ईसापुर के ग्राम प्रधान ने सूचना दी कि यहाँ पर रहने वाली गीता नाम की एक महिला और उसकी एक बच्ची का कत्ल हो गया है। इस सूचना पर तत्काल इंस्पेक्टर मलिहाबाद और एसीपी मलिहाबाद और फोरेंसिक की टीम और सभी अधिकारीगण वहाँ मौके पर पहुँचे। घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। फोरेंसिक टीम ने सारे साक्ष्य एकत्र किए और उस तत्काल उसमें शव को पंचायतनामा और पोस्टमार्टम करा के लिए भेजा गया और संबंधित धाराओं में इसमें मृतका के पिता की तरफ से मुकदमा लिखा गया। और इस चूँकि इसमें मामला डबल मर्डर का था, जैसे तत्काल इसमें 2 टीमें गठित की गई, जो एक एसीपी मलिहाबाद और एसीपी बाजार खाला के नेतृत्व में दोनों टीमें लगाई गई और सर्विलांस की टीम जो डीसीपी वेस्ट की टीम है और जो लखनऊ की भी क्राइम टीम है वो सभी लोग मिलकर इसमें लगे और 12 घंटे के अंदर ही इसका खुलासा किया गया। और जो बात प्रकाश में आई, इसमें पता ये चला कि जो मृतका है इसके पति के का एक दूर के रिश्ते का भतीजा था जो उसी गांव में रहता था, जिसका नाम विकास जायसवाल था और वो वहाँ मलिहाबाद में एक कपड़े की दुकान पर काम करता था। उसका लॉकडाउन से इस महिला से दोस्ती हो गई और इस दोस्ती के दौरान काफ़ी उसका घर पे आना जाना भी रहा, क्योंकि मृतका का पति जो है वो बम्बई में काम करते थे। तो इससे दोनों लोग आपस में काफ़ी घुल मिल गए और इन दोनों के बीच में अंतरंग संबंध भी हो गए थे। इस बात से और काफ़ी इन लोगों में आना जाना रहा। इसी बीच जो आरोपी है वो कुवैत भी गया था और वहाँ पैसा वैसा कमाने, उसके बाद वो लौट आया। उसका खुद का ये कहना है कि मैं इसी महिला के कहने पे आया और पिछले करीब 15-20 दिन से, इस घटना के 15-20 दिन से उसको ये महसूस हो रहा था कि ये महिला जो है मुझको इग्नोर कर रही है, मेरा फ़ोन नहीं उठा रही है, ना इससे मेरी कोई बातचीत हो रही है। इस बात से वो अंदर से बहुत नाराज़ था और घटना वाले दिन यानी 15/16 तारीख की रात में वो घर के पीछे एक बिजली का खंभा है, उसकी मदद से वो अंदर गया और वहाँ पर उसने दरवाज़ा न खटखटा कर, जिसमें वो महिला और अपनी बच्ची के साथ सो रही थी, उसने बर्तन गिराया जिससे कि महिला को लगा कि बाहर कोई जानवर आ गया है। इस पर उसने दरवाज़ा खोला तो ये अंदर आ गया और अंदर इसने इसका सवाल अपना पूछा कि मुझसे अब तुम क्यों नहीं बात करती हो या कोई क्या बात हो गई। इस बात को महिला ने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने कहा कि तुम अपने घर जाओ और जो कुछ करना। हरियाणा कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने एक महिला द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए गंभीर आरोपों का हवाला देते हुए पार्टी की अखंडता बनाए रखने के लिए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बदौली से इस्तीफा देने की मांग की। विज ने पूर्व सीएम हुड्डा की भी आलोचना की। उन्हें स्टेटमेंट वॉरियर कहा और स्पष्ट किया कि यमुनानगर थर्मल पावर प्लांट के लिए सभी प्रक्रियाओं को मंजूरी
दे दी गई है, जिसके काम जल्द ही शुरू होने वाली है। अल्लाह के लोगों के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए हमने यहाँ पर बेहतरीन अस्पताल बनाकर दिया, जिसमें पहले ओपीडी 300 थी, अब 3000 के पार वातानुकूलित अस्पताल बना के दिए और सभी प्रकार के डॉक्टरों की सुविधा वहाँ पर, कैंसर का अस्पताल। लेकिन लोग बीमार ना हो, हमने उसकी भी चिंता की जी। हमने सुभाष पार्क बना के दिया और आज हम ये साइकिल ट्रैक बनाकर बहुत सारे लोग एक्सरसाइज करना चाहते हैं। आज एक्सरसाइज के ऊपर बहुत जोर दिया चल रहा है और जो साइकिलिंग है ये, इसमें पूरी एक्सरसाइज हो जाती है सारे शरीर की। और मैं खुद कोशिश करूँगा कि मैं जब मुझे टाइम मिले मैं यहाँ पर रोज़ साइकिल चलाया करूँ। हमने साइकिलें लेके यहाँ रख ली है, लोगों ने आना है, अपनी साइकिल लेनी है और हम इसको ऐप से अटैच कर देंगे। तो अपनी ऐप में करेगा और उसका लॉक खुल जाएगा और वो अपने चक्कर लगाएगा जितने उसको लगाने हैं और साइकिल खड़े करके चला जाएगा ताकि दूसरे चलाते रहें। उसकी कोई किराया अभी हमने 10 साइकिलें रखी हैं जी, लेकिन ज़रूरत पड़ेगी तो जितनी और होंगी हम उतनी साइकिलें यहाँ पर और लाकर रखेंगे, ताकि हम चाहते हैं कि जैसे सुभाष पार्क में लोग घूमकर अपनी स्वास्थ्य का लाभ उठाते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर भी वो साइकिलें चलाकर अपने आप को, क्योंकि किसी भी सड़क पर चलाना आसान नहीं है, सारी सड़कों पर रश है, भीड़ है और ये वो सड़क है जिस सड़क पर कोई आया नहीं करता था। जब हम पढ़ा करते थे तो हमें मना करा करते थे कि उस सड़क पर नहीं जाना, वहाँ पे सरकटा घूमता है, ऐसा उस वक्त बताया करते थे। हालांकि कोई सरकटा वगैरह नहीं। अब आप देखो इस सड़क के ऊपर हमने एक कोने पर जो नाइट फूड स्ट्रीट बनाकर दे रहे हैं, जिसका इंटीरियर हो रहा है और जल्दी उसका उद्घाटन होगा। सारे हिंदुस्तान के भिन्न भिन्न प्रदेशों से लाकर वहाँ पर व्यंजन परोसे जाएंगे और लोग बैठकर उसके लजीज व्यंजनों का आनंद ले सकेंगे। हमने दोनों तरफ लाइटें भी लगवाई हैं, गांधी ग्राउंड के भी लाइटें लगवाई हैं, सामने क्रिश्चियन वो है क्रिश्चियन जो कब्रिस्तान है उसकी भी लाइटें लगा के दी हैं। अब ये हमारा यहाँ पर बन रहा है फायर ब्रिगेड स्टेशन, फायर ब्रिगेड किया था, वो भी बेहतरीन बिल्डिंग विद रेजिडेंसीज यहाँ पर आ रही है। और यहाँ पर हमने अम्बाला की सबसे बड़ी खूबसूरती, अम्बाला में एक भी ऐसी बिल्डिंग नहीं होगी, ये हम कमर्शियल कम्प्लेक्स बना कर दे रहे हैं, जिसमें बैंक्स भी आएंगे और बड़ी बड़ी चेन्स भी आएंगी यहाँ पे जो स्टाफ हैं। और इसमें बाकायदा नीचे हमने कार पार्किंग भी बनाई है और इसमें ओपन एयर रेस्टोरेंट भी बनाएंगे। और आप देखिए कितनी खूबसूरती अब इसकी निकल रही है, शीशे लग रहे हैं। तो हम लगातार अम्बाला को जो इसकी हक हैं वो दिलाने की लगातार हम कोशिश करें। मतलब ये साइकिल का जो है ये निःशुल्क रहेगा, किस तरह रहेगा इसमें? निःशुल्क ही रहेगा। और इसके अलावा ओपनिंग की फाउंटेन की भी क्या है उसका करना? नहीं, और की और बताएंगे फिर तो आप फुहारा जो अभी आपने फाउंटेन की है अभी, ये बाहर हमने चौक के ऊपर ये खूबसूरत स्थान बनाया है, ये आई लव माई अम्बाला कैंट, ये हमने बनाया है। इसमें फाउंटेन्स लगाए हैं, पौधे लगाए हैं, खूबसूरत बनाया है। ये एक सेल्फी पॉइंट बनाया कि अम्बाला के लोग इसके आगे खड़े होकर प्राउडली गर्व के साथ खड़े होकर यहाँ पर अपनी सेल्फियाँ खींच सकें। ये हमने सेल्फी पॉइंट बनाया और बिल्कुल सेंटर के बीच में बनाया। बड़ी जल्दी हम ये जो सड़क है जगाधरी रोड ये मंजूर हो चुका हुआ है
इसमें भी फैंसी लाइट्स लगाने जा रहे हैं, जैसी सदर बाजार या राय मार्केट में लगी है वैसी इसमें चारों तरफ अम्बाले को हम तैयार कर रहे हैं, पूरी तरह से खूबसूरत इसको बना रहे हैं। मतलब कितना इस पे लागत आई है? लागत इज नो क्वेश्चन, लोगों की फैसिलिटी इज द क्वेश्चन, इसलिए लागत पर हम ध्यान नहीं देते हैं। लागत गिनने वाले और हैं, वो गिनते हैं कितने का लगा कितने का नहीं लगा। हम नहीं, हमको काम होना चाहिए, काम होगा जितने पैसे होंगे हम और लगाएंगे। सब एक सर पटवारी नाम सामने आ रहा है, नहीं तो हुई है, उनके खिलाफ फिर कार्रवाई होगी। सरकार ने डाटा एकत्रित किया है और अच्छी बात है, मैं सरकार को साधुवाद देता हूँ कि सरकार ने ये डाटा एकत्रित किया है। और सारे बाकी पटवारियों से भी कहना चाहता हूँ कि लोगों का काम किया करें और भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। उसके बाद अभी तक एक भी पावर प्लांट नहीं लगाया और बिजली का जो इन्होंने सरचार्ज बढ़ाया ये एक लोगों के साथ विश्वासघात है। देखिए 800 मेगावाट का यमुनानगर में थर्मल पावर प्लांट लगाने के सारे रास्ते साफ हैं। उसकी कल मैंने पर्यावरण मंत्री जी से बात की थी और आज उसकी चिट्ठी आ गई होगी, और चिट्ठी आ गई होगी तो आज हम BHEL को अपना काम आरंभ करने की चिट्ठी जारी कर देंगे। सरचार्ज को लेकर उन्होंने कहा कि लोगों के साथ विश्वासघात किया। देखिए ये चिट्ठी पढ़ते नहीं है, ये पिछले साल की चिट्ठी है। उन्होंने तो कहा भी जो पिछले साल था वही जारी रहेगा, पर ये तो बयान बहादुर हैं। तो फटाफट कोई चिट्ठी देखिए, अरे भैया पढ़ लो, वकील हो, सारी चिट्ठी पढ़ लो, उसमें क्या लिखा हुआ है, कंटिन्यू लिखा हुआ है, नया कोई नहीं लगाया। देखिए मोहनलाल जी ने कहा मैं निर्दोष हूँ, और जो गवाह थी उसने भी कहा मैं निर्दोष हूँ, और मुझे पूरा भरोसा है कि हिमाचल पुलिस की जांच में भी वो निर्दोष साबित होंगे। परंतु जब तक हिमाचल की पुलिस उनको निर्दोष साबित नहीं कर देती, तब तक पार्टी की पवित्रता को बनाए रखने के लिए उनको इस पद से त्याग पत्र दे देना चाहिए। फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद ने मिल्कीपुर उपचुनाव पर सापा प्रमुख अखिलेश यादव के बयान का जवाब दिया, जिसमें सरकारी नौकरियों और पोस्टिंग में पीडीए की उपेक्षा के लिए भाजपा की आलोचना की गई। उन्होंने उम्मीद जताई कि चुनाव में शामिल अधिकारी और कर्मचारी निष्पक्ष रहेंगे और बिना सरकारी दबाव के मतदाताओं की मदद करेंगे। प्रसाद ने यह भी बताया कि इस क्षेत्र में प्रचार करने वाली कई भाजपा मंत्रियों को पिछले विधानसभा चुनावों में काफी नुकसान हुआ था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो बात कही है, उस बात में तनी लगाने की गुंजाइश नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पीडीए की कितनी उपेक्षा की गई है और पीडीए के साथ कितना न्याय किया गया है, और उसका जीता जागता उदाहरण कहीं भी देखा जा सकता है। सरकारी नौकरियों में देखा जा सकता है, और उनके जो पोस्टिंग हुई है उन पर देखा जा सकता है। और अगर जिले में पुलिस अधिकारियों की तैनाती माना जाए थानों में तो उससे देखा जा सकता है। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बात कही है वो अक्षरशः सही है, और आज आवश्यकता है कि लोकतंत्र के पवित्र मंदिर में जो हमारा चुनाव आयोग है उसको संज्ञान लेना चाहिए। क्या लगता है कि इससे चुनाव प्रभावित हो सकता है? यूं तो मुझे उम्मीद है कि इस चुनाव में, मिल्कीपुर के उपचुनाव में जो भी अधिकारी और जो भी कर्मचारी तैनात हैं, मैं तो
उम्मीद करता हूं, पूरी तरह से विश्वास करता हूं कि वे सरकार के दबाव में किसी कीमत पर नहीं रहेंगे और निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने में मतदाताओं को अपनी इच्छा अनुसार मतदान करने में सहयोग करेंगे और लोकतंत्र की जो मर्यादा है, लोकतंत्र का जो पवित्र मंदिर है, उसको अक्षुण्ण रखने में सहयोग करेंगे। ये मैं अधिकारियों से उम्मीद करता हूं। क्या लगता है कितना अंतर होगा जीत और हार का? 7 मंत्री लगे हैं, यहाँ तक कि उन प्रदेश अध्यक्ष आए, सभाएं भी हुई। भाई ऐसा है, इसी से अंदाजा लगा सकते हो आप। डेरा डाला गया है, 7 मंत्री लगाए गए हैं, इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि भारतीय जनता पार्टी अपने को जान गई है कि हमारा सफाया हो गया है, हम लड़ाई में कहीं नहीं हैं। लड़ाई में आने के लिए 7 मंत्री लगाए गए हैं। उत्तर प्रदेश के बीजेपी के संगठन के अध्यक्ष जी आए थे, वो तो ठीक है, पार्टी को आने चाहिए, उसमें कुछ नहीं है, तो आना है, आना चाहिए भी ये, लेकिन आने का कोई अर्थ नहीं है, आने का कोई असर नहीं रहेगा, आने का कोई असर नहीं है, क्योंकि जो आए हैं, मंत्री आए हैं, उनका कोई एक वोट तो यहाँ है नहीं। और ज्यादातर मंत्री जैसे आए हैं कि विधानसभा का चुनाव, ये अपने विधानसभा के चुनाव में हारे हैं। जो अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है 24 में, जिसका नतीजा भी 4 जून को आया है, ज्यादातर जो मिनिस्टर आए हैं अपने चुनाव में, विधानसभाओं में बुरी तरह से हारे हैं। सबका नाम लेना मैं उचित नहीं समझता हूं, जनता जान रही है। अभी के लिए इतना ही। दूसरे खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।